हेलो एवरीवन। सो अपन लोग पढ़ रहे हैं टिश्यू कल्चर के बारे में और अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ा था। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं एनिमल टिश्यू कल्चर के बारे में। चलिए देखते हैं क्या चीज़ें सिमिलर हैं, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एनिमल टिश्यू कल्चर। अब मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ। एक बार मैं मोटे मोटे डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज हैं वो बोल के डिस्कस कर लेता हूँ, फिर अपन सारा फ्लो चार्ट में लिखेंगे, सारी चीजें करेंगे। देखिए, बेसिक प्रोटोकॉल की यदि अपन बात करें तो वो तो सेम रहेगा। बेसिक प्रोटोकॉल का मतलब हो गया कि कोई टिश्यू लेना है या कुछ सेल्स लेनी है, उनको कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो करवाना है, स्टेरिलाइजेशन करना है। ठीक है, ये सारी चीजें प्रोटोकॉल सेम रहता है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है एनिमल और प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर इस बात को लेके कि दोनों टाइप के सेल्स का नेचर अलग है। जैसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होता है कि आप एक नया प्लांट बना सकते हैं, लेकिन एनिमल टिश्यू कल्चर के अंदर कभी भी एक इंटैक्ट एनिमल नहीं बनता है। ठीक, आप पूरा एनिमल नहीं बना सकते कल्चर मीडिया के अंदर लेके। दूसरी बात, प्लांट की जो सेल्स होती हैं वो सेल्स एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स ज्यादा टाइम तक डिवाइड करती रहती है, ज्यादा उनके अंदर डिवीजन कैपेसिटी होती है। एनिमल्स की जो सेल्स होती हैं वो इन्फिनाइट टाइम तक डिवाइड नहीं करती हैं। एनिमल्स की सेल्स जो हैं वो कुछ टाइम पीरियड के बाद में मर जाती हैं। इसका मतलब ये है कि हम एनिमल कल्चर के अंदर, एनिमल टिश्यू कल्चर में सेल्स को बहुत लंबे समय तक मेंटेन नहीं रख सकते। हाँ, कुछ स्पेशल केस हैं हमारे पास में जिन्हें सेल लाइंस बोलते हैं। वहां पर काफी सालों से कुछ सेल्स की जो प्रोजेनीज है उनको मेंटेन करके रखा हुआ है, बट ये चीज हर तरीके की सेल के साथ संभव नहीं है। कैंसरस सेल्स के साथ में फिर भी थोड़ा संभव है। देन अगर अपन कल्चर मीडिया की बात करें तो देखिए, प्लांट्स जो है उनकी सेल्स को इनऑर्गेनिक मैटर ज्यादा चाहिए होता है। प्लांट की सेल्स इनऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करके उसे ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करती है। एनिमल सेल को ऑर्गेनिक मैटर चाहिए सीधा सीधा। कल्चर मीडिया के अंदर काफी डिफरेंस आ जाता है। आप एनिमल टिश्यू कल्चर के अंदर अगार मीडियम ले तो सकते हैं, लेकिन ये अगार मीडियम के अंदर बाकी चीजें हैं वो प्लांट वाली जैसी नहीं होती है। ठीक है। देन उसके बाद एनिमल टिश्यू कल्चर में आप चाहो तो कोई सेल का कल्चर कर सकते हो, आप चाहो तो कोई टिश्यू का कल्चर कर सकते हो, या मैक्स टू मैक्स एक ऑर्गन का कल्चर कर सकते हो। अब ये जो ऑर्गन कल्चर करते हैं वो पर्टिकुलर कुछ समय के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। कल्चर मीडिया यहाँ पे कुछ अलग तरीके का चाहिएगा। जैसे कि हम ब्लड प्लाज्मा से प्लाज्मा लेकर के उसको कल्चर मीडिया में डालते हैं। जो चिक एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, वो डालते हैं। तो ऐसी चीजें हैं यहाँ पे। एनिमल के प्लांट के अंदर थोड़ा अलग तरीके से रहता है। तो काफी सारे डिफरेंसेस रहेंगे यहाँ पे। अपन बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। टिश्यू कल्चर क्या है वो तो आपको पता ही है किसे कहते हैं। अपन सीधा पॉइंट पे आते हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, एनिमल टिश्यू कल्चर दो टाइप का होता है। टू टाइप्स। जो पहला है इसे हम बोलेंगे ऑर्गन कल्चर, किसी ऑर्गन को कल्चर करना। और दूसरा है, इसे हम बोलते हैं सेल कल्चर, सेल कल्चर, सेल को कल्चर करना। तो ऑर्गन कल्चर और सेल कल्चर। फिर उसके बाद में एक होता है प्राइमरी कल्चर। प्राइमरी कल्चर का मतलब क्या होता है? जब
फ्रेश टाइप की सेल ली जाती है। सॉरी, फ्रेश सेल्स का मतलब है कि ऐसी सेल्स जिन्हें आज से पहले कल्चर नहीं कराया गया है, उनका कल्चर। तो हम बोल सकते हैं फ्रेशली आइसोलेटेड सेल कल्चर। फ्रेशली आइसोलेटेड सेल कल्चर का मतलब हो गया कि एकदम से ताजा ताजा सेल्स निकाल करके उनका कल्चर कराया जा रहा है। फिर एक होता है सेल लाइंस। सेल लाइन क्या होती है? कोई पर्टिकुलर सेल है जिसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होंगे, उन सेल को काफी लंबे समय तक मेंटेन करके रखना, उसे बोलते हैं सेल लाइन। यानी कि पर्टिकुलर टाइप की जो सेल्स है उनकी प्रोजेनीज को कंटिन्यू कल्चर कराना। तो सेल लाइन का मतलब हो गया प्रोजेनीज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स are cultured and maintained for long time। जैसे एग्जाम्पल है कैंसरस सेल लाइन, हेला सेल लाइन का नाम सुना होगा आपने। हेला नाम की एक लेडी थी, उसको कैंसर था, तो उसकी जो है वो सेल्स को अभी तक प्रिजर्व करके, प्रिजर्व इन द सेंस अभी तक उसको ग्रो करवा रहे हैं, कल्चर मीडिया के अंदर मेंटेन करके रखा हुआ है। देन देखिए, थोड़ा सा अपन हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। अगर अपन एनिमल टिश्यू कल्चर की हिस्ट्री के अंदर जाए तो एक साइंटिस्ट रहे हैं अर्नोल्ड नाम के। उन्होंने सबसे पहले ये दिमाग लगाया कि एनिमल सेल्स को या एनिमल टिश्यूज को भी हम सिंथेटिक मीडियम के ऊपर जिंदा रख सकते हैं कुछ समय के लिए। तो ये तो बहुत पुराने हैं। अर्नोल्ड 1880, इन्होंने ल्यूकोसाइट्स को कल्चर किया। सबसे पहले ल्यूकोसाइट को कल्चर किया। फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट है हैरिसन नाम के। 1907, इन्होंने फ्रॉग के टेडपोल लार्वा की, फ्रॉग टेडपोल स्पाइनल कोड को कल्चर किया। स्पाइनल कोड कल्चर, टेडपोल लार्वा जो है उसके स्पाइनल कोड को कल्चर किया। और इनका जो काम है, ये टर्निंग पॉइंट था एनिमल टिश्यू कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो टाइम था या ये जो काम था वो था टर्निंग पॉइंट इन एनिमल टिश्यू कल्चर। एनिमल टिश्यू कल्चर में एक बड़ा जो है वो बदलाव इस समय आया जब हैरिसन ने स्पाइनल कोड को कल्चर करके दिखाया कि बाहर भी स्पाइनल कोड है वो जिंदा रह सकती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास में एक बार के लिए सिंपल हिस्ट्री छोटी सी इनकी। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्गन कल्चर के बारे में।
अब ऑर्गन कल्चर का मतलब क्या है? ऑर्गन कल्चर का सीधा सा मतलब है कि बॉडी का कोई ऑर्गन जैसा काम बॉडी के अंदर कर रहा है, यदि वही काम वो बॉडी के बाहर भी करता रहे, दैट इज ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन कल्चर का मतलब कभी ये नहीं होगा कि एक से दो हो गए, साइज बढ़ गई, किडनी का कल्चर कर रहे हो। इसका मतलब कभी ये नहीं होगा कि किडनी एक से दो हो गई, या किडनी है उसकी साइज बड़ी हो गई। ये तो पॉसिबल नहीं है एनिमल्स के लिए। तो किडनी यदि अपने बॉडी के बाहर भी वैसा काम कर रही है जो बॉडी के अंदर करती है, दैट इज किडनी कल्चर। जैसे कोई ग्लैंड है, अगर वो ग्लैंड बॉडी के बाहर इन विट्रो कंडीशन में भी हार्मोन बना रही है, उसी को हम ग्लैंड कल्चर या ऑर्गन कल्चर बोल देंगे। चीज समझ में आई आपको? तो ऑर्गन कल्चर का बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि द सेम फंक्शन is performed by the organ outside the body in vitro। मेनली तो यही है कि इन विट्रो में वो सेम फंक्शन है, वो शो कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल है, कोई ग्लैंड है और इसको अपन ने कल्चर किया, तो ये हार्मोन सिंथेसिस कर रही है। हार्मोन का सिंथेसिस कर रही है। तो ये ऑर्गन कल्चर का एक सिंपल सा जो है वो उद्देश्य होता है या पर्पज होता है। अब मैं इसकी टेक्निक समझाता हूं आपको, देखो। टेक्निक समझिए क्या है, कैसे है। और इससे पहले एक छोटी सी चीज कि फर्स्ट ऑर्गन कल्चर किसने किया? ये था लोएब, 1897। लोएब नाम के, हैरिसन से भी पहले की बात है, लोएब नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था फर्स्ट ऑर्गन कल्चर। और वो था रैबिट का लीवर, रैबिट की किडनी, थायराइड एंड ओवरी। तो ये सारा का सारा था इनका अटेम्प्ट, एक कोशिश करी थी। अब देखिए इसमें कुछ मेथड्स है, वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। जैसे पहला मेथड है, इसे बोलते हैं वॉच ग्लास मेथड। वॉच ग्लास मेथड। वॉच ग्लास मेथड क्या है? तो देखिए समझते हैं इसको। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, एक पेट्री डिश रहेगी। ऐसा कोई स्पेशल बात नहीं है इसमें पेट्री डिश में। तो ये है पेट्री डिश। अब इस पेट्री डिश के अंदर अपन को कॉटन की लेयर बिछा देनी है, एक मतलब रुई रख देनी है। तो ये है कॉटन वूल, कॉटन का कॉटन वूल रख दिया, कॉटन का जैसे अपन ने लेयर बना दिया। फिर उसके बाद में इस कॉटन के लेयर में ये रखा हमने वॉच ग्लास। ये है
वॉच ग्लास। अब इस वॉच ग्लास के अंदर अपने को रखना होता है कल्चर मीडिया, और यहां टिश्यू कल्चर मीडिया अलग प्रकार का होता है। इसे बोलते हैं प्लाज्मा क्लॉट। क्या होता है वो मैं बता दूंगा। ये है प्लाज्मा क्लॉट। प्लाज्मा क्लॉट एक्चुअली जो कल्चर मीडिया है वो है। अगार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जरूरत है तो ये प्लाज्मा को जो है वो क्लॉट होता है। प्लाज्मा क्लॉट कैसे बनाया जाता है? तो प्लाज्मा क्लॉट बनाने के लिए हमें लेनी पड़ती है 3 ड्रॉप्स चिकन प्लाज्मा की। चिकन प्लाज्मा यानी जो मुर्गी है उससे ब्लड निकालते हैं और उसका जो प्लाज्मा है उसकी 3 ड्रॉप, प्लस 1 ड्रॉप आपको लेनी है चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो मुर्गी का एम्ब्रियो है उसको आपको मशीन में पीस लेना है तो बहुत। चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट है ना, किसी जिंदा बच्चे को आप पकड़ो और उसको बिल्कुल से मशीन के अंदर मिक्स कर दो, ये पर करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया कल्चर मीडिया यहाँ के लिए। 1 ड्रॉप आपको लेनी है चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट की और 3 ड्रॉप लेनी है आपको चिकन प्लाज्मा की। फिर उसके बाद आपको इसके अंदर रखना है एक्सप्लांट। यहां भी हम इसको एक्सप्लांट ही बोलेंगे, तो कोई ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सप्लांट है ये। और अब इसको पेट्री डिश को ढक देते हैं ऐसे करके। तो ये हुआ हमारे पास में वॉच ग्लास मेथड। तो वॉच ग्लास का ऐसा सेटअप किया जाता है और उसके अंदर हम कोई एक्सप्लांट है, ऑर्गन ले सकते हैं या फिर कोई टिश्यू ले सकते हैं, वो करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन दूसरे मेथड की। इसे बोलते हैं सिंगल स्लाइड टेक्निक। सिंगल स्लाइड टेक्निक। और इसको बोलते हैं मैक्सिमोव। जैसे आपने प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर एक माइक्रो चैम्बर मेथड पढ़ा था, यहां पर भी कुछ वैसा ही है। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कांच की स्लाइड, और इस कांच की स्लाइड में एक छोटा सा खड्डा किया जाता है। ये है कांच की स्लाइड और इस कांच की स्लाइड में एक छोटा सा खड्डा कर लिया, ये स्लाइड हो गई। फिर इस खड्डे के अंदर इस खड्डे के ऊपर एक कवर स्लिप रखते हैं। ये कवर स्लिप है। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, इस कवर स्लिप के ऊपर लटकता हुआ कल्चर मीडिया होता है। यह है प्लाज्मा क्लॉट। प्लाज्मा क्लॉट हैंगिंग कंडीशन के अंदर है, ये हैंगिंग कंडीशन के अंदर है। और इस प्लाज्मा क्लॉट के ऊपर हैंगिंग कंडीशन के अंदर ही एक्सप्लांट होता है। एक्सप्लांट। तो ये सिंगल स्लाइड मेथड है जो माइक्रो चैम्बर के इक्विवेलेंट है। इसको उल्टा लटका देते हैं, मतलब एक स्लाइड लेनी है, सॉरी कवर स्लिप लेनी है, कवर स्लिप के ऊपर प्लाज्मा ड्रॉप डालनी है, उसके ऊपर टिश्यू रखना है और फिर इसको उल्टा करके वो छोटे से चैम्बर के ऊपर रख देना है। तो ये सिंगल स्लाइड टेक्निक होती है।
देन तीसरा मेथड है, ये है अगार जेल। अगार जेल इन वॉच ग्लास। तो एक स्पेशल टाइप का वॉच ग्लास होता है, उसमें अगार मीडियम रखते हैं, नथिंग मोर स्पेशल अबाउट दिस। ये वॉच ग्लास है, एम्ब्रियोलॉजिकल वॉच ग्लास बोलते हैं इसको। एम्ब्रियोलॉजिकल वॉच ग्लास, ठीक। और अब इस वॉच ग्लास के अंदर ये डाला हमने प्लाज्मा क्लॉट, सॉरी अगार जेल। ये अगार जेल है, और इस अगार जेल के ऊपर ये एक्सप्लांट है, और इसके ऊपर ये कवर स्लिप है। कवर स्लिप जो है वो इसको टच नहीं करती है, तो एक्सप्लांट को थोड़ा छोटा बना लेता हूं। कवर स्लिप है वो इसको टच नहीं करेगी। ये है एक्सप्लांट, इसे बोलते हैं अगार जेल इन वॉच ग्लास मेथड। फिर नेक्स्ट बात करते हैं चौथे मेथड की, ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड, ग्रिड मेथड कुछ नहीं है। यदि आपने अपना कैमरा खोला हो मोबाइल का, तो मोबाइल के कैमरे में ऐसे लाइंस आती हैं, दो लाइन ऐसे, दो लाइन ऐसे। तो कैमरे की जो स्क्रीन होती है मोबाइल की, वो चार 9 बॉक्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, उन्हें बोलते हैं ग्रिड लाइंस। हर कैमरे में ऑप्शन होता है ये। तो ग्रिड लाइन का मकसद क्या है कि आप उन लाइन की मदद से ये समझ सकते हो कि आपने मोबाइल को कितना सीधा पकड़ा है, कितना टेढ़ा पकड़ा है। लाइंस खींची रहती है तो आपको समझ में आ जाता है। तो ग्रिड लाइन आपको एक बेटर पिक्चर क्लिक करने में मदद करती है। ग्रिड मेथड के अंदर क्या होता है, ये मेथड में भी जो हमारी पेट्री डिश होती है, उस पेट्री डिश के अंदर ग्रिड लाइंस बनी होती है। तो उस लाइंस के हिसाब से अपन बात करते हैं। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय ट्रोवेल 1954। और इसमें देखिए ऐसा कुछ सीन है, ये है पेट्री डिश, और इस पेट्री डिश के अंदर एक लिक्विड भरा होता है। ये है लिक्विड मीडियम, और इस लिक्विड के अंदर ये है एक ग्रिड प्लेटफॉर्म के जैसा, और इस ग्रिड के ऊपर सपोर्ट के लिए राफ्ट लगा होता है। दिस इज राफ्ट, और राफ्ट के ऊपर एक्सप्लांट रखा जाता है। तो ये इतना हमारे पास में बात हो गई रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक टास्क कंप्लीट। अब मैं आपको एक छोटा सा बताता हूं, आर्टिफिशियल स्किन के बारे में। आर्टिफिशियल स्किन क्या है, कैसे यूज आएगी, वो सारी बातें अपन कर लेते हैं। देखो, आर्टिफिशियल स्किन जो है, इसको हम बोलते हैं लिविंग स्किन
इक्विवेलेंट, क्योंकि ये लिविंग स्किन इक्विवेलेंट होती है, इसे बोलते हैं LSE, LSE, आर्टिफिशियल स्किन लिविंग स्किन इक्विवेलेंट। नाउ क्यों जरूरत पड़ रही है आर्टिफिशियल स्किन बनाने की? तो जाहिर सी बात है, कहीं चोट लग जाती है तो स्किन यहाँ पे ग्राफ्ट की जाती है। अब ये जो आर्टिफिशियल स्किन है, इट इज ओनली द एपिडर्मल पोर्शन ऑफ स्किन, ओनली द एपिडर्मल पोर्शन ऑफ स्किन, ऑफ स्किन। ऐसे यदि अपन स्किन टिश्यू की बात करेंगे तो स्किन का टिश्यू है वो मल्टी लेयर्ड होता है, एक सिंगल लेयर नहीं है, इसके नीचे भी कई सारी लेयर है। बट आर्टिफिशियल स्किन के अंदर ओनली एपिडर्मल जो पोर्शन है स्किन का वही यूज में लिया जाता है। देन उसके बाद में आर्टिफिशियल स्किन बनाई कैसे जाती है? तो इसके लिए जो नए बच्चे पैदा होते हैं, उन नए बच्चों की स्किन ली जाती है। नए बच्चे पैदा होते हैं, जैसे मान लो कोई किसी नेचुरल किसी रीजन से डेथ हो गई है, मतलब बच्चा हेल्दी है बट नहीं बच पाया, तो उस तरीके के बच्चों से ये स्किन ली जाती है। आर्टिफिशियल स्किन बनाने के लिए बच्चों में जो मेल्स होते हैं, मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पेनिस, उसके आगे की जो फोर स्किन होती है वो स्किन निकाली जाती है और उसको कल्चर कराया जाता है। अब इसके अंदर फॉर दिस न्यूबॉर्न फॉर स्किन इज यूज्ड। जो सेल्स होती हैं, दीज सेल्स आर नोन एज केराटिनोसाइट्स, keratinocytes. These keratinocytes are cultured. ये केराटिनोसाइट्स हैं, ये स्किन बनाती हैं। और बस ये है आर्टिफिशियल स्किन में 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट बात करें सेल कल्चर की। सेल कल्चर, तो देखो सेल कल्चर है वो 3 तरीके का होता है। वेरी फर्स्ट स्टेम सेल कल्चर, आप स्टेम सेल का कल्चर करवा रहे हो, इससे एक फायदा ये है कि जब बहुत सारी स्टेम सेल्स होंगी तो उनमें से आप कुछ स्टेम सेल अलग ले लो और उसके अंदर आप अलग तरीके के ग्रोथ फैक्टर्स डाल दो, तो वो अलग तरीके की सेल लाइन में डिफरेंशिएट हो जाती है। दूसरा जो है वो है प्रिकर्सर सेल्स, यानी आपको किसी पर्टिकुलर सेल की प्रिकर्सर सेल्स का ही कल्चर कराना है, तो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है ऑप्शन आपके पास में। ये सेल्स हैं वो डिराइव की जाती है फ्रॉम स्टेम सेल, स्टेम सेल्स से ये सेल्स है वो डिराइव की जाएगी। और तीसरा होता है डिफरेंशिएटेड सेल्स, यानी आप टोटली डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, टोटली डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, उनका कल्चर करते हो। तो ये हुआ हमारे पास में 3 तरीके की सेल्स का जो कल्चर है वो। अब जो सेल कल्चर है उसका मेथड देखो, देयर आर 2 मेथड्स फॉर सेल कल्चर। पहला है, इसे बोलते हैं मोनोलेयर कल्चर, मोनोलेयर कल्चर। एक सिंगल लेयर बना दी जाती है,
उसका कल्चर किया जाता है। और दूसरा है सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर वैसे ही किया जाएगा जैसे प्लांट्स के अंदर करते थे, बैच कल्चर हो गया, फेड बैच कल्चर हो गया, कंटिन्यूअस कल्चर हो गया, वो सब। और उसमें डिपेंड करेगा कि हम कौन से ऑर्गन की या कौन से टिश्यू की सेल ले रहे हैं। देन जो सेल की ग्रोथ होती है वो भी दो तरीके की होती है। टू टाइप्स ऑफ सेल ग्रोथ। पहला, इसे बोलते हैं एंकरेज डिपेंडेंट सेल ग्रोथ। एंकरेज डिपेंडेंट सेल ग्रोथ क्या मतलब है? एंकरेज का मतलब होता है किसी जगह पे चिपकना या किसी जगह के ऊपर अटक जाना, लग जाना, एंकर हो जाना। तो ये टाइप की ग्रोथ है वो मोनोलेयर कल्चर के अंदर की जाएगी या उस मोनोलेयर कल्चर में होती है। सेल को यदि डिवाइड होना है तो उस सेल को किसी सरफेस के साथ में चिपकना पड़ेगा, तभी वो सेल है वो डिवाइड हो सकती है। वो सरफेस चाहे कांच की हो, वो सरफेस चाहे दूसरे सेल्स की हो, वो सरफेस चाहे प्लास्टिक की हो, स्टेनलेस स्टील की हो, वो सब अलग बात है, बट कोई ना कोई सरफेस के साथ चिपकना पड़ेगा। दूसरी होती है एंकरेज इंडिपेंडेंट सेल ग्रोथ, जिसमें सेल है वो लिक्विड के अंदर पड़ी हुई है, वहां भी डिवाइड कर सकती है, तो वो सस्पेंशन कल्चर के अंदर होता है। तो एंकरेज डिपेंडेंट में क्या होगा? cells divide only when they get attached to any surface। जब वो किसी सरफेस के साथ में अटैच होती हैं तभी ऐसा इसकी ग्रोथ होती है। और वो सरफेस क्या हो सकती है? वो सरफेस कोई स्लाइड हो सकती है, कोई प्लास्टिक सरफेस हो सकती है, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकती है। और ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा? मोनोलेयर कल्चर के अंदर। दूसरे तरीके का जो कल्चर है इसे बोलते हैं एंकरेज इंडिपेंडेंट कल्चर या सेल ग्रोथ। एंकरेज इंडिपेंडेंट, तो एंकरेज इंडिपेंडेंट के अंदर क्या होगा? सेल कैन डिवाइड विदाउट गेटिंग अटैच्ड टू एनी सरफेस। या आप ये भी बोल सकते हो कि सेल कैन डिवाइड विद इन द लिक्विड। ठीक है। और एग्जाम्पल आएगा इसमें सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर, तो ये हुआ हमारे पास में एक सिंपल सी चीज। ओके। इसके बाद में जो सस्पेंशन कल्चर है इसके टाइप्स देखो। सस्पेंशन कल्चर के जो टाइप्स होते हैं, नाम लिखने हैं खाली, क्योंकि जो प्लांट के अंदर बता रखे हैं वैसे के वैसे से ही हैं। जैसे बैच कल्चर, एक सेल्स का बैच लेते हैं और उन सेल्स को कंटिन्यू ग्रो कराते रहते हैं अपन। एक होता है फैड बैच कल्चर। फैड का मतलब खाना खिलाना। फैड बैच कल्चर के अंदर क्या किया जाता है
कि सेल्स को जितना मीडियम चाहिए उतना दिया जाता है, कम हो जाए फिर डाला जाता है। तीसरा है सेमी कंटिन्यूअस कल्चर। सेमी कंटिन्यूअस कल्चर के अंदर भी क्या किया जाता है कि जो मीडियम है कभी चेंज किया जाता है, कभी नहीं किया जाता। एक है परफ्यूजन कल्चर। इसके अंदर भी मीडियम है वो चेंज किया जाता है। और एक है कंटिन्यूअस फ्लो कल्चर, यानी कंटिन्यूअसली सेल्स को जो है वो चेंज किया जाता है, सॉरी सेल्स को नहीं, कल्चर मीडिया को। अब एक और चीज बताता हूं आपको मैं। एनिमल टिश्यू कल्चर जब कभी भी करेंगे तो हमें उस टिश्यू कल्चर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस देनी पड़ेगी। इसे बोलते हैं गैस फेज। फॉर एनिमल टिश्यू कल्चर, oxygen and CO2 gases are important. It is called as गैस फेज। इसको गैस फेज बोलते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद में एनिमल टिश्यू कल्चर के अंदर जो नेचुरल मीडिया है वो कौन कौन से हैं? नेचुरल कल्चर मीडिया बोल दीजिए या नेचुरल मीडिया बोल दीजिए, कौन कौन से हैं? तो बात करते हैं, बताता हूं, देखो मैं आपको। सबसे पहला है प्लाज्मा क्लॉट्स, या सिंपल क्लॉट्स भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा क्लॉट्स। प्लाज्मा क्लॉट्स कैसे बनता है मैंने बताया अभी आपको। ये मोस्ट कॉमन होते हैं, मोस्ट कॉमन ये होते हैं। दूसरा होता है बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स जैसे एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, जैसे कि एसिटिक फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर फ्रॉम आईज, आंखों के अंदर होता है एक्वस ह्यूमर नाम का फ्लूइड, वो भी यूज में लिया जा सकता है। इसके अलावा इंसेक्ट हीमोलिम्फ, इंसेक्ट हीमोलिम्फ, सीरम भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आते हैं बायोलॉजिकल फ्लूइड के अंदर। तीसरे तरीके का जो नेचुरल मीडिया होगा वो होगा टिश्यू एक्सट्रैक्ट। कोई टिश्यू है, उससे एक्सट्रैक्ट निकाल के और वो यूज किया जा सकता है। तो मोस्ट कॉमन जो है वो होता है चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट, चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट। ये हुआ हमारे पास में नेचुरल फ्लूइड्स के बारे में। देन उसके बाद अपन बात करते हैं नॉर्मल
ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। एक टेक्निक बताता हूं मैं आपको, इसे बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्निक। हाइब्रिडोमा टेक्निक। हाइब्रिडोमा टेक्निक क्या है, कैसे इसको काम में लिया जाता है और क्या क्या पर्पज है, इसमें बात कर लेते हैं अपन। हाइब्रिडोमा टेक्निक में हमें एक तो लेना है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट वो सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडी बनाती है, और एक लेनी है कैंसर सेल। इन दोनों को फ्यूज कराना है। अगर ये चीज सक्सेसफुल हो गई तो हमारे पास एक ऐसी सेल बनेगी जिसके पास में बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनाने की क्षमता होगी, क्योंकि उस सेल के अंदर बी लिम्फोसाइट सेल का जीनोम है, तो उससे एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा बनेगी। और उस सेल में कैंसरस सेल्स का भी जीनोम है, इसलिए वो सेल डिवाइड भी फास्ट करेगी। तो इस टेक्निक को कहते हैं हाइब्रिडोमा टेक्निक। हाइब्रिडोमा टेक्निक क्या है? फ्यूजन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट विथ ट्यूमर सेल। अब इससे जो रिजल्टिंग हाइब्रिड सेल होगी, उस हाइब्रिड सेल के पास में दो कैपेसिटी है। हाइब्रिड सेल है, उसके पास में दो इंपॉर्टेंट कैपेसिटी आ जाती है। पहला, मोर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, क्योंकि इसके पास में क्या है, बी लिम्फोसाइट का जीनोम है। और दूसरा, फास्ट प्रोलिफरेशन, फास्ट मल्टीप्लीकेशन। ये दो चीजें अगर इसके अंदर आ गई तो एक अच्छी हमारे पास में सेल बनेगी जो ये काम कर सकती है। हाइब्रिडोमा टेक्निक है, ये टेक्निक किसने बनाई, डेवलप करी? तो इसमें आएगा जी कोहलर एंड सी मिल्स्टेन, 1975। और इन लोगों को 1984 के अंदर नोबेल प्राइज मिल गया था, नोबेल प्राइज। ठीक है, तो ये हाइब्रिडोमा टेक्निक है। और यहीं पर हम सोमेटिक सेल फ्यूजन भी करा सकते हैं। सोमेटिक सेल फ्यूजन है, उसके अंदर जैसे अपन ने प्लांट में पढ़ा था सोमेटिक हाइब्रिड, वैसा ही है ये सोमेटिक सेल फ्यूजन। इसमें एक तो लेते हैं ह्यूमन सेल, और एक लेते हैं इसके अंदर रेट सेल। अब इससे बनती है हाइब्रिड सेल, या उसे सोमेटिक हाइब्रिड सेल भी बोल सकते हो, सोमेटिक हाइब्रिड सेल। अब इस सोमेटिक हाइब्रिड सेल की एक खास बात है, ये जितनी बार डिवाइड करेगी ना, उतनी बार इसमें से रैंडमली ह्यूमन के क्रोमोसोम्स हैं वो डिलीट होते चले जाएंगे। विथ ईच डिवीजन ह्यूमन क्रोमोसोम्स डिलीटेड रैंडमली। अब यदि आपको याद हो तो जेनेटिक्स के अंदर अपन एक ऐसा ही जो है वो पढ़ते हैं टॉपिक, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि सेल में कौन सा जीन कहाँ प्रेजेंट है। इसे सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं।
ठीक है, तो आप एक बार ये इतना ही करिए एनिमल टिश्यू कल्चर के अंदर, बाकी चीजें अपन बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।